हाँ जी, चलो जी। आज हम शेयर्स की ही रिवीजन को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अभी तक हम सेक्शन 53 तक कर चुके थे, मतलब इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट तक। आज हम सेक्शन 54 से अपनी कथा को आगे की शुरू करते हैं। चलिए, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स सेक्शन 54, मतलब स्वेट इक्विटी। हाँ जी, तो चलो जी, अब हम स्वेट इक्विटी से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वेट इक्विटी पे जब भी आ जाए तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 54। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर रूल नंबर याद हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो बस इतना ध्यान रख लेना कि कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 का रेफरेंस जरूर दे आना स्वेट इक्विटी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला मतलब क्या है? स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली बड़ी कंफ्यूजन ये होती है ईसॉप्स और स्वेट इक्विटी में फ़र्क क्या होता है। ध्यान से समझना, ईसॉप्स क्या होते हैं? ईसॉप्स होते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई, कंपनी ने अपने एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर सभी के सभी इंप्लॉयज़ को अपने शेयर दे दिए थोड़े सस्ते दामों पर, बट ये डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। इसे कहते हैं ईसॉप्स, यानी कि इसमें एक सर्टेन लेवल से ऊपर सभी के सभी इंप्लॉयज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल, हर वो इंप्लॉय जो मैनेजर एंड अबव लेवल है, हर वो इंप्लॉय जो सीनियर मैनेजर एंड अबव लेवल है, हर वो इंप्लॉय जो चीफ मैनेजर एंड अबव लेवल है, ये सारे के सारे इस तरीके से आ जाते हैं ईसॉप्स के अंदर। बट स्वेट इक्विटी किसे मिलता है? किसी पार्टिकुलर डायरेक्टर को या किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसने कंपनी के लिए पसीना बहाया है। पसीना बहाया मतलब स्वेटिंग की है। स्वेटिंग किस सेंस में की है? स्वेटिंग की है कंपनी को उसने कोई नो हाउ अवेलेबल करवाया, मतलब कोई नई रिसर्च अवेलेबल करवाई है, या कंपनी को कोई कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट दिलवाया है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ये तरीके के शेयर मिलते हैं, कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर। ईसॉप्स जहां डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं होते, वहां स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे शेयर इशू होते हैं, हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सेक्शन 53 के अंदर कवर किया गया है। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के एक्सेप्शन में ये आते हैं। ठीक है, चलिए, फिर ये किस लिए इशू किए जाते हैं? नो हाउ दिलवाने के लिए, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट वगैरह आपने कंपनी को दिलवाया है, इसलिए एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या हैं? पहला, शेयर्स टू बी इशूड एज स्वेट इक्विटी। देखो जी, स्वेट इक्विटी जब भी शेयर्स इशू होंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेंबर्स की अप्रूवल लेनी होगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब बहुत सस्ते दाम पे इशू कर रहे हो और वो भी कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को इशू कर रहे हो, तो शेयर होल्डर से पहले अप्रूवल तो ले लो। हाँ जी, कि इतने सस्ते शेयर क्यों, तो पहले शेयर होल्डर देखेंगे ना। दूसरी बात दूसरी बात, ये जो शेयर होने चाहिए ये ऐसे होने चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग क्लास के होने चाहिए। एग्जिस्टिंग क्लास के इसलिए ताकि शेयर होल्डर्स को पता ही लग सके कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने कंपनी के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी देने के लिए एक अलग बेनिफिट, एक अलग क्लास बना दी, और एक अलग क्लास बना के नॉर्मल शेयर होल्डर की थाली में 2 रोटियां रखते हो तो इनकी थाली में 5 रोटियां रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, उनको डिविडेंड देते हो 20%, इनको डिविडेंड देते हो 50%, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर हैं उन्हीं की क्लास के शेयर होंगे, कोई सेपरेट क्लास इनके लिए नहीं बनाई जाएगी। अब जो रेजोल्यूशन होगा इनका, उस रेजोल्यूशन में क्या क्या आएगा? रेजोल्यूशन के अंदर अगेन ये एक स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगी, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब हर चीज पूरी डिटेल में आएगी। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, उनकी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस क्या है, अभी इशू प्राइस क्या है, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज को ये शेयर इशू करने से पहले सभी रेगुलेशंस का भी पालन करना पड़ेगा। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है, कुछ रूल्स बने हुए हैं रूल नंबर 8 के नाम से, तो उनका भी पालन करना पड़ेगा। यानी कि लिस्टेड कंपनियों को सभी रेगुलेशंस भी लगेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स भी लगेंगे, अदर देन लिस्टेड कंपनियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लगेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? रूल नंबर 8 अगर याद हो पाए तो अच्छा है, रूल नंबर अगर याद हो पाए तो ध्यान रखना। रूल नंबर 8 बताता है एम्प्लॉय का मतलब। एम्प्लॉय कहते हैं परमानेंट एम्प्लॉय। देखो जी, एक होता है प्रोबेशन पे एम्प्लॉय, मतलब कच्चा एम्प्लॉय जो अभी परमानेंट नहीं हुआ है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको स्वेट इक्विटी नहीं मिलेंगे। स्वेट इक्विटी किसे मिलेंगे? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को, जो कि कंपनी के लिए इंडिया में, आउटसाइड इंडिया कहीं भी काम कर रहा है। फिर डायरेक्टर को भी मिल सकते हैं, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो या कोई भी डायरेक्टर हो, उसको भी मिल सकते हैं। फिर कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉयज
कंपनी की किसी सब्सिडरी की या होल्डिंग कंपनी के भी, उनको भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो इनको मिल सकते हैं। कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि जो ऊपर हमने स्पेशल, अब ये सारी रूल 8 की कंडीशन है, जो हमने ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात की, वो स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड होता है 1 साल तक, यानी 12 महीने लॉ में लिखा है। यानी कि एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो उसके 12 महीनों के अंदर अंदर अगर आपने मेंबर से अप्रूवल ले ली स्वेट इक्विटी देने की, तो 12 महीनों के अंदर स्वेट इक्विटी दे दो, नहीं दिया तो फिर दोबारा से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर, कंपनी स्वेट इक्विटी ध्यान रखना एक सर्टेन लेवल से ऊपर ही इशू कर, लेवल तक ही इशू कर सकती है। वो क्या है, स्वेट इक्विटी कंपनी इशू कर सकती है नॉट फॉर नॉट मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल। PUEC का मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो भी कंपनी की एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका मैक्सिमम 15% तक इशू कर सकती है, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो ये तो पहला राइडर हो गया, क्या 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। ठीक है जी, मान लीजिए हायर आया 4 करोड़। ठीक, अब एक और राइडर भी है, यानी कि एक और प्रोवाइजो भी है, वो कहता है ठहरो ठहरो ठहरो। एक बात ध्यान रख लेना, जो स्वेट इक्विटी आप इशू करने जा रहे हो वो किसी भी हालत में 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। एट एनी टाइम मतलब जो प्रपोज्ड स्वेट इक्विटी है उसको भी मिला लेना, उसको मिलाकर 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, पहले 15% कितना देखना है, स्वेट इक्विटी को इशू किए बिना जो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल है उसका 15% देखा, फिर 5 करोड़ विच एवर इज हायर देखा, फिर एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस स्वेट इक्विटी मिला के देखो, और दोनों को मिला के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों को मिला के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 3 पॉइंट हैं जिनको देखना है। एक बार दोबारा बोलूं, पहली चीज क्या देखनी है, 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। अच्छा, फिर किसी भी हालत में ये 25% ऑफ द जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल होगी एग्जिस्टिंग प्लस न्यू स्वेट इक्विटी मिला के, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, परंतु अगर स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप के केस में यही परसेंटेज 50% है। और यहां पर एक खास बात है कि यहां पर पेड अप इक्विटी नहीं, पेड अप कैपिटल है, तो यहां पे पेड अप कैपिटल का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये स्टार्टअप के केस में है, और 10 साल तक स्टार्टअप के केस में ऐसा लॉ मेकर ने प्रोविजन रखा हुआ है। ठीक है जी, दूसरी बात, जिनको भी चाहे एम्प्लॉय हो या डायरेक्टर हो, जिनको भी ये शेयर दिए जाएंगे वो लॉक इन में रहेंगे 3 साल तक। लॉक इन का मतलब है कि शेयर जिस दिन इन्हें मिले हैं उसके 3 साल तक वो ये शेयर बेच नहीं सकते, जो भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय जिनको ये मिले हैं। अच्छा, स्वेट इक्विटी का प्राइस क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस क्या होगा, ध्यान रखना। लॉ कहता है प्राइस एक न्यूट्रल आदमी निकालेगा। न्यूट्रल आदमी कौन होता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होते हैं, ये कोर्स होता है स्पेशल, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 3 साल बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। जब आप ये एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड वैल्यूएशन की डिग्री मिलती है। अब रजिस्टर्ड वैल्यूएशन के अंदर भी आपको अपना एक्सपर्टाइज बनाना पड़ता है कि कुछ कहते हैं कि हम एसेट्स की वैल्यूएशन करेंगे, कुछ कहते हैं हम केवल शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे, कुछ कहते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन करेंगे, कुछ कहते हैं हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो आपको अपना एक्सपर्टाइज या कोर एरिया बताना पड़ता है, तो उस एरिया के अंदर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर अब यहां पर शेयर्स का वैल्यूएशन किसके द्वारा किया जाएगा, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा, जो उनके वैल्यूएशन निकाल के देगा, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फिर उसी के बेसिस पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अच्छा, एक और बात ये है, वो क्या कि आपने शेयर्स का तो वैल्यूएशन करवा दिया, पता लगा आप इस डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को 10 करोड़ रुपए के शेयर दे रहे हो बड़े सस्ते दाम पर या डिस्काउंट पे, बट उसने जो नो हाउ अवेलेबल करवाया है उसकी वैल्यू ही 40 लाख है। तो मतलब 40 लाख का कंपनी को फायदा हुआ और कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का अपना शेयर इशू कर दिए, तो गलत है। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा अब नो हाउ या जो टेक्निकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उसने अवेलेबल करवाया है उसका भी वैल्यूएशन होगा, वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा किया जाएगा। दोनों एक साथ इसलिए नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो पॉइंट था ना आपका 25%, 50%, उसके ऊपर सवाल है, देख लीजिएगा। मैक्सिमम स्वेट इक्विटी टू बी इशूड आपको बताना है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। तो पहली लिमिट क्या है, 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग, यानी कि 1,50,000 शेयर, 1,50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 मतलब 15 लाख, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हुआ 5 करोड़। बट दूसरी लिमिट क्या लग जाती है, 25% ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड। 25% ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड। अब एग्जिस्टिंग तो मुझे पता है कि कितने हैं, एग्जिस्टिंग तो 10 लाख है, बट प्रपोज कितना है तो मुझे पता ही नहीं। तो फिर
मगर मुझे ये पता है कि प्रपोज मैक्सिमम कितना हो सकता है 25%। मैक्सिमम कितना हो सकता है 25% ऑफ द पेड अप, ये एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज मिला के। अब मैं कहता हूं एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज मिला के पेड अप इक्विटी कैपिटल है x, तो ये कितना हो गया 0.25x, और x की वैल्यू क्या है 13,33,333। ठीक है जी। अब लॉ में भी कैलकुलेटर यूज होते हैं, ध्यान रखना, मगर अगर लॉ को लॉ के तरीके से समझा जाए तो खाली रट्टा लगा के 15%, 50%, 25% याद करके चले गए तो वहां थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो तोते उड़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे सवाल करने जरूरी होते हैं। अब सवाल उठा 10 लाख तो हो गए नॉर्मल वाले जो एग्जिस्टिंग है, तो बाकी 3,33,333 जो है वो मैक्सिमम सेट इक्विटी इशू हो सकते हैं एट द रेट ऑफ 10। बात समझ आ गई? क्लियर? चले और आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन, अब मैं आपको ना स्वेट इक्विटी की डेफिनेशन पे एक बार दोबारा से लाना चाहूंगा। कहता है जी स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाली लाइन हमने नहीं पढ़ी थी। कहता है जी इट मींस द इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट पे, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय या डायरेक्टर को कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है और वो भी बदले में कंपनी को कैश नहीं देता, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, मगर डिस्काउंट का मतलब भी कुछ तो आएगा ना उसकी तरफ से, तो वो कंपनी को कुछ नहीं देता बल्कि कंपनी को या तो अपनी कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है, कोई एसेट, और या फिर कंपनी के लिए कहता है कि मैं आपके लिए और काम कर दूंगा, मतलब और कोई डिपार्टमेंट संभाल लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी तक आपका केवल अकाउंट्स डिवीजन संभालता था, परंतु अब मैं आपका बैंकिंग डिवीजन भी संभाल लूंगा। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एम्प्लॉय कंसिडरेशन दो तरीके से पे करेगा। पहला, या तो वो कोई एसेट ट्रांसफर कर सकता है कंपनी को, और या फिर कंपनी का कोई एडिशनल वर्क संभाल सकता है। तो देखो जी, अगर तो कंपनी के पास एडिशनल एसेट आ रही है तो होगा क्या, स्वेट इक्विटी के बदले में एडिशनल एसेट आ रही है, तो वो जो एसेट कंपनी के पास आ रही है, क्या मैं कह सकता हूं वो बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगी? जी हाँ, वो तो चली जाएगी, बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगी। अच्छा, परंतु अगर मान लीजिए वो कहता है कि मैं कंपनी में एडिशनल काम करने को तैयार हूं, तो कंपनी, क्या मैं कह सकता हूं कि स्वेट इक्विटी के बदले में कंपनी ये जो एक्सपेंसेस बुक कर रही है, मतलब कंपनी उसे सैलरी पे करेगी स्वेट इक्विटी के बदले में, यस, तो वो एक्सपेंडिचर के रूप में कंसीडर्ड कर लिया जाएगा। तो दो तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कैश में कंसिडरेशन नहीं आ रहा, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड हो रहे हैं फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन, तो फिर दो तरीके का इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर तो मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है तो कंपनी की एसेट्स में जुड़ जाएगा जो कंसिडरेशन आया है, परंतु अगर वो एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आया, फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंडिचर उसका है, तो वो एक्सपेंसेस कंपनी की बुक्स में एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर के बारे में कहता है कि ये जो स्वेट इक्विटी हैं इनका एक रजिस्टर मेंटेन होगा फॉर्म नंबर SH3 के अंदर। ये एमसीक्यू पर्पस से पूछा जा सकता है। रजिस्टर कहां पे मेंटेन होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर, या फिर सच अदर प्लेस एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड का मतलब क्या है? सेक्शन 128 के अंदर आएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इन रजिस्टर्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं प्लेस कर सकते हैं, और उसके लिए रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग के अंदर पास हो सकता है, तो वहीं पे जाके समझेंगे। फिलहाल स्वेट इक्विटी शेयर टू रैंक पारी पासु। पारी पासु का मतलब है कि ध्यान रखना कि जो स्वेट इक्विटी के अधिकार हैं, स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार है, वो समस्त वही अधिकार होते हैं जो किसी नॉर्मल शेयर होल्डर को होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिस्काउंट पे शेयर इशू किए हैं तो आप इन्हें कहोगे अबे जाना ये बोलने लगे तुमने कहा चुपना, ये वोट करने लगे तुमने कहा जाना, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इनको वो समस्त अधिकार हैं जो कि नॉर्मल शेयर होल्डर को मिलते हैं, वही अधिकार इन्हें भी एज इट इज मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ सकते हैं। चले, मेरा अगला सेक्शन आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेक्शन 55, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जी, हम अभी तक जानते हैं कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कंपनी की होती है वो हमेशा रिडीमेबल ही होती है। रिडीमेबल का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम लाइफ होती है 20 साल, यानी कि 20 साल से ज्यादा की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, परंतु कंपनियां अगर चाहें तो कुछ रेयर केसेस में 20 साल से ऊपर की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकती हैं, मतलब 20 से लेकर 30 साल तक की। बट वो कुछ स्पेसिफाइड कंपनियां ही कर सकती हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हों या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंस में लगी हों। जैसे कि कंपनी अगर आर्टिकल ऑथराइज करे तो फिर 20 ईयर्स से ज्यादा की प्रेफरेंस शेयर, पहले तो कहता है विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर, फिर कहता है 20 साल से ज्यादा की भी इशू कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। उसकी कंडीशन ये है
कि 20 साल के बाद 21वें साल से 10% हर साल पेमेंट होगी अगले 10 साल तक, ठीक है ना। तो यानी कि 10% हर साल 21st ईयर से शुरू करोगे, आप पेमेंट करना शुरू कर दोगे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई कंपनियां। आगे सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन। अब एक बात सोचो, जब मैं कहता हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी तो कंपनी के बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 20, ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10। अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाने वाली है, अब ये जब चली जाएगी तो शेयर कैपिटल तो कम हो जाएगी। ओ माय गॉड, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर कैपिटल ही तो वो कैपिटल है जिसको देखकर आउटसाइडर कंपनी में पैसा लगाते हैं। सोचो, मैंने कंपनी में पैसा लगाया ये देखकर कि कंपनी की शेयर कैपिटल 200 है, तो मैंने कंपनी में 50 लगा दिया। अब मेरे 50 लगाते ही कंपनी ने 200 में से 190 विड्रॉ कर दिया, तो भैया डेट रह गया 50 का और कैपिटल रह गई 10 की। डेट इक्विटी रेशियो हो गई 5:1। ये तो बड़ी गलत बात है। तो इसलिए शेयर कैपिटल कभी कम नहीं हो सकती, परंतु प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जाना है, उनकी भी मजबूरी है। तो लॉ कहता है कुछ ऐसा करो कि इनके जाने के बाद भी शेयर कैपिटल मेंटेन रहे। अब क्या क्या हो सकता है। पहला तरीका यह बन सकता है कि कंपनी फ्रेश इशू ले आओ, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इसको रिडीम सिक्योरिटी प्रीमियम में से कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम में से रिडीम कर दो। और तीसरा तरीका यह हो सकता है कि CRR इसके बदले में क्रिएट कर दो, क्योंकि CRR का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होगा, बोनस शेयर्स में कन्वर्ट होने पे के बाद वो इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट बनेगा। तो CRR में कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा। तो 3 सोर्सेस में से रिडम्पशन किया जा सकता है, ठीक है जी। और आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन केवल तभी होगा जब वो फुली पेड अप हो जाएंगे। फुली पेड अप होने के बाद भी रिडम्पशन होगा, पता लगा वो पार्टली पेड अप है और रिडम्पशन भी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आगे 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 आगे, हाँ जी हाँ। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है परंतु अभी तक नहीं आया और ये ड्यू है पॉइंट ये पेपर के लिए। ये क्या कहता है, कहता है मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हुई 20 साल की। दोबारा बोलता हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हुई 20 साल की। अब 20 साल के बाद हालात ये थे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग थी, परंतु कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी थी। अच्छा, कंपनी के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू हो चुकी थी रिडम्पशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे इनफैक्ट डिविडेंड भी ड्यू हो चुका था 2 लाख रुपए का। तो इस तरीके से 10 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2 लाख का डिविडेंड, तो 12 लाख रुपए ड्यू हो चुका था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कंपनी लॉस मेकिंग थी, कंपनी ने कर दिया डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऑप्शन क्या है, उन्होंने कहा कंपनी चलो हम आपको लिक्विडेशन में लेके चलते हैं। अब तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि भाई लिक्विडेशन में चलते हैं, चलो लिक्विडेशन में चले। ओ माय गॉड, कंपनी ने कहा कि देख भाई लिक्विडेशन में जाएंगे तो एक बात ध्यान रख ले कि 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं लिक्विडेशन में। तुम्हारा पैसा इतने टाइम के लिए अटक जाएगा और वो भी सबसे लास्ट में मिलेगा। पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी पे होती है, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी पे होती है, बाद में जो बचता है तो वो तुम्हारे पास आता है। तो फिर तो इन्होंने कहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा कि बताओ 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 कोई तरीका तुम बताओ। कंपनी ने कहा बताते हैं, बताओ जान मांगी होती, बताते हैं अभी तरीका बताते हैं। अच्छा, तरीका क्या निकाला कंपनी ने, कंपनी ने कहा जी एक काम करते हैं, आप हमें 5 या 10 साल का एक और वक्त दे दीजिए, मान लीजिए 5 साल का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की थी 20 साल के लिए। 20 साल खत्म होने के बाद तुमने हमें ये पिक्चर दिखाई। अब 20 में अगर 5 साल और इशू कर देंगे तो 20 और 5 25 हो गए। 25 साल के तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो ही नहीं सकती और आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हो नहीं। तो जो मैं कहूं 20 से 25, 20 से 30 साल, तो फिर 25 साल की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कैसे हो सकती है। अब यहां पेज फंस गया था। लॉ मेकर ने कहा रुको, इस पेज का मैं समाधान निकालता हूं। कैसे, तुम एक काम करो कंपनी, तुम इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ मिलकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। उस नए कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू कर रहे हैं, फ्रेश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं 5 साल की। क्या सही में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो उन्हीं पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही नए एग्रीमेंट के अंदर लाना, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिडम्पशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ना एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हुई, ना कोई नई आई, बट हम इसे कहेंगे कि नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही है क्योंकि नया एग्रीमेंट बन रहा है 5 साल का। अब कितने तक का एग्रीमेंट बन सकता है? अगेन 20 साल का। इसे कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग होना। तो
तो लॉ मेकर ने कहा है कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है इस तरीके की, तो रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले आपको कम से कम 3/4 इन वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट लेने के बाद फिर ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल अगर ओके करता है तो ही इस तरीके का प्रपोजल अप्रूव माना जाएगा। बट ट्राइब्यूनल अपनी अप्रूवल देते हुए कह सकता है कि अगर 3/4 ने कंसेंट दे दी, 3/4 का मतलब 74%, 75% ने कंसेंट दे दी, अब भी 25% बचे हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दी है। अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दी है 25% ने, तो कंपनी आपको उनको इमीडिएटली पेमेंट करनी होगी। जो भी तुम्हारे सोर्सेस हैं, एसेट्स हैं, उनको बेचो, उनको इमीडिएटली पेमेंट करो। ट्राइब्यूनल एक टाइम पीरियड बताएगा, उस पीरियड में पेमेंट करो। सर ये तो 25% का फायदा हो गया, ऐसे तो सबको ही करवा लेना चाहिए। और भाई साहब, अगर सबको ही करवा लेना चाहिए तो 3/4 की कंसेंट नहीं आएगी ना रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और अगर नहीं आएगी तो प्रपोजल गिर गया, और प्रपोजल गिर गया तो मतलब कंपनी लिक्विडेशन में है। तो यानी कि बड़े प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंस जाएंगे यहां 5 साल के लिए। छोटे छोटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास 25% है वो निकल जाएंगे, उनको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, लॉ मेकर का कॉन्सेप्ट समझे ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये ट्राइब्यूनल से अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप रिडीम कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है हाउ द शेयर कैन बी ट्रांसफर और प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, क्या कहता है जी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किस तरीके से हो सकते हैं। ये कौन से ट्रांसफर की बात कर रहा है, फिजिकल शेयर्स के ट्रांसफर की बात कर रहा है। सर फिजिकल शेयर आज के डेट में चलते हैं क्या? क्यों, हमने अभी शेयर सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा? सर शेयर सर्टिफिकेट चलते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं चलते। डीमैट किसके लिए है? लिस्टेड कंपनी के लिए प्लस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, निधि कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट कंपनियों के लिए, होली ओन सब्सिडरी कंपनियों के लिए, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए तो डीमैट अभी भी नहीं है ना। और देश में हमारे अगर 22 लाख कंपनियां हैं तो 22 लाख में से 15 लाख से ऊपर कंपनियां तो केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। तो भारत में अभी भी 60-65% तो चलता ही शेयर सर्टिफिकेट है। बात समझ आई? वो तो डीमैट में है ही नहीं ना अभी। चलिए, तो फिर अब ये जो डीमैट के शेयर है फिजिकल फॉर्म में, ये ट्रांसफर कैसे होते हैं? लॉ कहता है जी देखो जी, 2 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जो जिनके बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं शेयर। एक होता है शेयर सर्टिफिकेट प्लस एक होता है ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड एक स्पेसिफाइड फॉर्म में होती है जिसे कहते हैं SH4। इस पे ट्रांसफरर के भी साइन होते हैं और ट्रांसफरी के भी साइन होते हैं, और ये दोनों के साइन होने के बाद ये चले जाती है कंपनी के पास। कंपनी इसके बाद क्या करती है, जो ट्रांसफरर के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है इसे कैंसिल करती है और इशू करती है न्यू सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ शेयर ट्रांसफरी। इस तरीके से कोई भी शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में अप्रूव होते हैं। बट अब एक दिक्कत लॉ मेकर ने यहां पर दी। उन्होंने कहा देखो जी, ऐसा होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब ट्रांसफर डीड आप बनाएंगे ना, गूगल से डाउनलोड कर लेना PDF में। सबसे पहले इसे ROC पे ले जाना। इस टाइम इस पे कोई भी साइन नहीं होने चाहिए, कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर ROC अपने साइन कर देगा। जैसे ही ROC साइन करेगा, इसके 60 दिन के अंदर अंदर ये कंपनी के पास चला जाना चाहिए। अगर ये 61वें दिन भी गया तो इस ट्रांसफर डीड को कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। 60 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांसफर डीड ROC के साइन होने के कंपनी के पास चला जाना चाहिए। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसे ट्रांसफर डीड कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रेस्क्राइब फॉर्म SH1 के अंदर होगा, SH4 के अंदर होगा, और सबसे पहले ROC को प्रेजेंट किया जाएगा। फिर ये कंपनी के पास जाएगा अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट। 60 दिन के अंदर अंदर ये कंपनी के पास चले जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए पार्टली पेड अप शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो पार्टली पेड अप शेयर्स के ट्रांसफर में जैसे ही कंपनी के पास पिटीशन पहुंचेगी, एप्लीकेशन पहुंचेगी पर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए, कंपनी का सबसे पहला कर्तव्य क्या बनेगा कि कंपनी सबसे पहले पूछेगी किससे, ट्रांसफरी से, कि बोल बेटा बोल, क्या तूने ये शेयर्स लिए हैं। अगर ट्रांसफरी नो ऑब्जेक्शन दे देता है 2 वीक के अंदर अंदर, तो ही कंपनी से रजिस्टर्ड करेगी, अदरवाइज कंपनी से इस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड ही नहीं करेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। चले, उसके बाद हाँ जी, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। कितने टाइम के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाने चाहिए? लॉ कहता है जी देखो जी,
शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की प्रॉब्लम कब कब आती है? पहली जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो इनकॉर्पोरेशन होते ही कंपनी सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है किसको? अपने सब्सक्राइबर को। जिन्होंने उसके ओरिजिनली शेयर सबसे पहले शेयर सब्सक्राइब किए थे, कंपनी सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट उन्हें इशू करती है। कितने दिन में इशू करती है? लॉ कहता है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद कंपनी फिर जब नए शेयर्स इशू करती है, लोग एप्लीकेशन देते हैं, कंपनी अलॉटमेंट करती है। तो जिनको अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट होने के 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट होता है। फिर कंपनी को जब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आती है, जब कंपनी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म नंबर SH4 कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। और डिबेंचर के केस में यही पीरियड 6 महीने का लिया जाता है। तो 4 जगह पर शेयर सर्टिफिकेट या डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। फिर कहता है मान लीजिए अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर गुम गया तो क्या होगा? तो देखो, आपको ना कंपनी के पास एक इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा। इंडेमनिटी बॉन्ड अभी समझे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जहां पर आप लॉस की भरपाई का वादा करते हो, तो आप कंपनी के पास एक इंडेमनिटी बॉन्ड लेके जाओगे, जिसमें आप कंपनी को कहोगे कंपनी मैं वादा करता हूं मम्मी कसम, मेरा शेयर सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सही में मैंने आपके पास भेजा था, खो चुका है, मगर कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अगर मेरे इस कसम खाने के बाद आपको कभी भी लॉस हुआ, मैं बैठा हूं, मुझे घर से उठा लेना, रात को पजामे में उठा लेना, मुझे उठा लेना, मतलब मैं ही उत्तरदायी रहूंगा, मैं आपको इंडेमनीफाई करके देता हूं। तो कंपनी फिर ये लॉस्ट होने के बावजूद भी इस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड कर सकती है अगर ये इंडेमनिटी बॉन्ड कंपनी को मिल गया है तो। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनियों के केस में लॉ मेकर ने एक और सुविधा दी। उन्होंने कहा ये जो ट्रांसफर फॉर्म है ना SH4 वगैरह, कोई भी इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के लिए। तो यहां पर क्या होना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे बॉन्ड्स देना चाहते हो अपने, तो मैं तुमसे बॉन्ड लूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, और बॉन्ड के साथ में मैं एक एप्लीकेशन लगा के गवर्नमेंट कंपनी को भेज दूंगा, कहूंगा कंपनी मैं अब बॉन्ड होल्डर बन गया हूं आपका, तो मेरा नाम रजिस्टर्ड कर दीजिए और ट्रांसफरर का नाम हटा दीजिए। तो यहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ले जाने की जरूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट कंपनियों को ये एग्जम्पशन केवल तब मिलती है जब गवर्नमेंट कंपनियां लॉ का पालन कर रही हो, मतलब उन्होंने 137 और 92 में कंप्लायंस किया हो, मतलब कोई नॉन कंप्लायंस मत किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की में क्या फर्क होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि मेरे पास शेयर्स हैं, मैं वो शेयर्स आपको देना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। और एक होता है ट्रांसमिशन का मतलब होता है मेरे पास शेयर है, मैं लुढ़क गया, मेरे लुढ़कते ही मेरे सारे शेयर किसके पास चले जाएंगे? मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेरे छोटे पोपली के पास। तो मेरे शेयर मेरे छोटे पोपली के पास जाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अब सुनना जी, मैं कहता हूं जी राम के पास 50,000 शेयर थे, राम चले गए। राम के बाद मिसेस राम के पास अब 2 ऑप्शन है। ठीक है जी। पहली बात, वो कंपनी का मेंबर बन सकती हैं। मेंबर बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? राम का डेथ सर्टिफिकेट उठाइए प्लस एप्लीकेशन दीजिए कंपनी को कि कंपनी में आपका मेंबर बनना चाहती हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन शेयर्स को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर SH4 की शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल डेथ सर्टिफिकेट उठाइए प्लस फॉर्म नंबर SH4 उठाइए और वो उठा के कंपनी को सबमिट कर दीजिए। इससे आपके शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे आपके पास जो ट्रांसमिशन के थ्रू शेयर आए हैं। तो मैं कह सकता हूं ट्रांसमिशन के बाद जब शेयर जिसके पास जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह के पास, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो कंपनी में शेयर होल्डर बना रह सकता है, और दूसरा, वो कंपनी के शेयर्स उठा के बेच भी सकता है। मगर ध्यान रखना दोनों ही ऑप्शन एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। चलिए, हाँ जी, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर शेयर बेचना चाहता है तो क्या करेगा? बिल्कुल बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो वो शेयर बेच रहा है वो इसी प्रकार से माना जाएगा कि जैसे ओरिजिनल होल्डर ही अपने शेयर बेच रहा है ना, बिल्कुल वो उसी तरीके से माना जाएगा। चलिए, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट आता है फोर्स्ड ट्रांसफर। फोर्स्ड ट्रांसफर मतलब जाली ट्रांसफर। जाली ट्रांसफर का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफर, 3-4 बार पेपर में आ चुका है, जहां पर फॉर्म नंबर SH4 यानी कि ट्रांसफर डीड पे ट्रांसफरर के सिग्नेचर फोर्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, मेरा शेयर सर्टिफिकेट उठाकर मेरे ट्रांसफर डीड पे मेरे फर्जी साइन ले लिए, मेरा शेयर सर्टिफिकेट आपके हाथों में था और फर्जी साइन करके अब मेरे शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू शेयर्स अपने पास ट्रांसफर कर लिए।
अब अगर आपने अपने पास शेयर्स ट्रांसफर कर लिए, कंपनी ने भी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो लॉ कहता है क्या होगा, मैं हूं ट्रू ओनर। लॉ कहता है ट्रू ओनर का अधिकार के साथ मैं मजे नहीं ले सकता, यानी कि ट्रू ओनर के पास अधिकार रहेगा कि वो अपना नाम दोबारा से लिखवा सकता है। ट्रू ओनर के पास अधिकार रहेगा कि वो अपना नाम दोबारा से लिखवा सकता है। इनफैक्ट अगर बीच में ही कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह भी पे किया है तो भी ट्रू ओनर के पास अधिकार रहेगा कि वो डिविडेंड भी क्लेम कर सकता है। परंतु दिक्कत ये आई कि अगर मान लीजिए ये ट्रू ओनर है, यहां एक C4 चोर है, इसने किया फोर्ज्ड ट्रांसफर, ये करने के बाद ये बोनाफाइड बायर के पास भेज दिया जो कि गुड फेथ में था। अब क्या होगा, हाँ अब मामला पेचीदा आया क्योंकि ये तो गुड फेथ में है, तो अब क्या होगा, लॉ कहता है देखो मैं किसी भी हालत में फोर्जरी को वैलिड नहीं बना सकता, किसी भी हालत में फोर्जरी को वैलिड नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये ट्रांसफर तो नल एंड वॉइड है। ट्रू ओनर को उसके शेयर्स वापस मिलेंगे, डिविडेंड भी वापस मिलेगा, बट ये जो बायर है इसके साथ गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने तो रिलाई किया था कंपनी के द्वारा इशू किए गए शेयर सर्टिफिकेट पर, तो इसलिए ये बायर क्लेम कर सकता है किससे, कंपनी से। तो दोबारा बोलता हूं, ये बायर किससे क्लेम कर सकता है, कंपनी से क्लेम कर सकता है। और कंपनी किससे क्लेम करेगी, उस चोर से जिसने ये घटिया हरकत की है, ये चोरी वाली हरकत की है। ठीक है, तो यानी कि बायर जो बोनाफाइड बायर है वो कंपनी से क्लेम करेगा, ट्रू ओनर के पास शेयर्स वापस चले जाएंगे, कंपनी इन टर्न विल क्लेम फ्रॉम द वो जो चोर है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है राइट ऑफ द बोनाफाइड परचेजर के रूप में। और आगे बढ़ते हैं, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ द शेयर होल्डर। अब एक बात देखो ना, मेरे पिछले ही एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए ये जो चोर है बस इसे इतनी सी सजा मिलेगी कि इसने ट्रू ओनर का शेयर सर्टिफिकेट चुराया, प्लस फॉर्म नंबर SH4 पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पर ट्रांसफरर के फोर्ज्ड सिग्नेचर मारे और अपने साइन मारे और कंपनी के पास भेज दिया, तो इसको सजा हमने कहां दी, सजा तो दी नहीं ज्यादा। तो इसलिए लॉ कहता है इसकी सजा का प्रावधान 57 के अंदर है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहरूपिया बना के प्रेजेंट कर रहा है कि मैं शेयर का ओनर हूं, जबकि वो ओनर नहीं है क्योंकि उसने तो चोरी से लिए हैं, तो फिर उसको पेनल्टी लगेगी। हाँ जी, पेनल्टी लगेगी। कितनी? इंप्रिजनमेंट मिनिमम 1 साल से 3 साल, फाइन 1 लाख से 5 लाख रुपए तक वो पनिशेबल होगा। पेनल्टी याद करनी है, ये वाली याद करनी है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं जी। फिर हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 58, जो कहता है रिफ्यूजल टू रजिस्टर द ट्रांसफर एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल। ओके, 58 क्या कहना चाहता है जी? 58 देखते हैं, 58 जी। कहता है जी मान लीजिए ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। आर्टिकल कहता है शेयर कैन बी ट्रांसफर टू अ पर्सन जिसकी हाइट 6 फीट से ऊपर होगी। अबे ओए, तुम्हें मेंबर चाहिए या लंगूर चाहिए? मतलब 6 फीट से ऊपर क्या चाहिए? तुमने क्या मतलब आम तोड़वाने पेड़ों से? बट कंपनी ने ऊट पटांग कंडीशन रखी। अब चिंटू नाम के व्यक्ति ने शेयर खरीदने चाहे, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया उसे, क्या कहकर कि चिंटू बॉर्नविटा पिया करो या हॉर्लिक्स पिया करो, तुम्हारी हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई। मम्मी को कहना मम्मी गलत किया है तुमने, ये गलत नहीं है, मम्मी ने थोड़ा ना गलत किया, नालायक तुमने गलत किया। 6 फीट का नहीं है चिंटू, थोड़ा सा छोटा, तो तुमने उसे मना कर दिया शेयर होल्डर बनने से। क्या ये गलत नहीं है? गलत है। तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी ऐसी ऊटपटांग कंडीशन लगाकर मान लीजिए शेयर ट्रांसफर करने से रोक दे? यस, हो सकता है। तो फिर आवाज उठानी चाहिए? यस। तो ये सेक्शन इसलिए है, ये सेक्शन इसलिए है कि कोई भी कंपनी अगर गलत तरीके से शेयर को ट्रांसफर करने से रोक रही है, गलत तरीके से शेयर का ट्रांसफर होने से रोक रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। अच्छा, आवाज कैसे उठाई जानी चाहिए अब ये भी सुनना। मैं कहता हूं कंपनी ने गलत तरीके से शेयर का ट्रांसफर को डिक्लाइन किया, रिजेक्ट किया। अब ऑप्शन यह है कि अब आप ट्राइब्यूनल के पास जाओगे कंपनी के खिलाफ अपील करते हुए। अब ट्राइब्यूनल के पास कौन जा सकता है? 2 लोग, या तो ट्रांसफरी या फिर एनी अदर पर्सन। अगर ट्रांसफरी जाता है तो ट्रांसफरी जाएगा सेक्शन 58 में, पर अगर एनी अदर पर्सन जाता है तो एनी अदर पर्सन जाएगा सेक्शन 59 में। ओ, तो 58 या 59? 58 में
58 में ट्रांसफरी जाएगा और एनी अदर पर्सन 59 में जाएगा। ट्रांसफरी की बात करूं तो ट्रांसफरी कब कब जाएगा, ट्रांसफरी कब जाएगा, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया और ट्रांसफर, या फिर सेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो दोनों कंपनियों के लिए जा सकता है ट्रांसफरी। यहां पे एनी अदर पर्सन भी जा सकता है इसी कारण से। बट दोनों सेक्शनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एक जगह ट्रांसफरी जाता है, एक जगह अदर पर्सन में कौन आता है देखते हैं। बट फिलहाल अब जब ट्रांसफर ही जाएगा, अब मैं 58 पे स्पेसिफिक हो रहा हूं, तो 58 में यहां दो केसेस बन सकते हैं। दो केसेस कौन से बनेंगे? पहला केस, कंपनी के पास ट्रांसफर की एप्लीकेशन गई, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मगर कंपनी तमीजदार थी और रिजेक्ट करने के बाद कंपनी ने रिजेक्शन लेटर सर्व्ड किया है, परंतु कंपनी बदतमीज थी, रिजेक्शन भी किया और रिजेक्शन लेटर भी सर्व नहीं किया। अच्छा, अब कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर करने के लिए कितने दिन होती हैं? 30 दिन। 30 दिन के अंदर यानी कि 1 मंथ के अंदर नया सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। हालांकि अच्छा होता कि वहां 1 मंथ लिखा है अभी इशू ऑफ न्यू ट्रांसफर न्यू शेयर सर्टिफिकेट में, यहां भी 1 मंथ लिखते, बट लॉ बनाते हुए थोड़ा ढीला ढाला रवैया अपनाया गया। वहां लिखा है 1 मंथ और यहां लिखा है 30 डेज। तो फिलहाल अब लॉ कहता है कि कंपनी के पास 30 दिन का समय है नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो अगर नया शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करती कंपनी तो रिजेक्शन कर दो 30 दिन के अंदर अंदर। तो 30 दिन के अंदर कंपनी रिजेक्शन कर सकती है। रिजेक्शन लेटर आ गया, अब मेंबर के पास अधिकार है कि अगले 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिजेक्शन लेटर, जिस दिन रिजेक्शन लेटर आया है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर मेंबर अपील फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल को। परंतु मान लीजिए रिजेक्शन लेटर नहीं आया, और अगर अब रिजेक्शन लेटर नहीं आया तो होगा क्या? पहले 30 दिन तक तो इंतजार करेंगे कि देखना वो आएगा वो आएगा वो आएगा, या तो नया सर्टिफिकेट आएगा या रिजेक्शन लेटर आएगा, ना सर्टिफिकेट आया ना रिजेक्शन आया, तो अगले 30 दिन के अंदर अब मेंबर अपील फाइल करेगा। तो यहां पे बनाने का तरीका क्या हो सकता था? 30 डेज, within 30 days after expiry of 30 days from submission of instrument of transfer, या फिर एक शॉर्टकट तरीका एक और था विद इन 60 days फ्रॉम सबमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जहां तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि पहले 30 दिन तक केवल इंतजार किया जाएगा। लॉ मेकर ने यही तरीका अपनाया है। तो इसका मतलब दो टाइम लिमिट यहां पर दी गई हैं। अगर तो रिजेक्शन लेटर आया तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिजेक्शन लेटर, और अगर नहीं आया तो विद इन 60 डेज। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में ये टाइम लिमिट चेंज हो जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में अपील फाइल करने के लिए मेंबर को 60 दिन का दिन दिए गए हैं। तो यानी कि जब रिजेक्शन लेटर आ जाएगा तो उसके बाद 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन लेटर, और 90 डेज अगर रिजेक्शन लेटर नहीं आया तो 90 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 30 दिन और 60 दिन का समय। हाँ जी, ये रिजेक्शन लेटर है, ये अपील फाइल करने का समय है 30 दिन 60 दिन, और पब्लिक कंपनी के लिए अपील फाइल करने का समय कितने हैं? 90 डेज अगर रिजेक्शन लेटर नहीं आया और 60 डेज अगर रिजेक्शन लेटर आया। ठीक है जी, ये मेरा 58 है। अब एप्लीकेशन किसके पास जा चुकी है? अब एप्लीकेशन जा चुकी है किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन किस लिए जाएगी? या तो कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर रही तो कंपनी को यह कहने के लिए कि ट्रांसफर करो करो, और या फिर मान लीजिए ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था रजिस्टर्ड, परंतु कंपनी ने गलती से कर दिया, तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए तो दो ही ऑर्डर पास कर सकता है ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, और आगे बढ़े। उसके बाद आता है 59 पे आते हैं। 59 ये कहता है कि ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हैं एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि अदर देन ट्रांसफरी कोई भी व्यक्ति ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आना नहीं चाहिए था परंतु आ गया, ओके। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अननेसेसरी डिले हो रही है, ये डिफॉल्ट हो रहा है, जिसका नाम आना चाहिए था उसका नाम कंपनी एंटर करने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, नाम एंटर होने के बाद वहां से हटा दिया गया। इन 3 केसेस में अपील फाइल की जा सकती है ट्राइब्यूनल को। कैसे कैसे हो सकता है सर? ये देखिएगा, राम ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किए जॉन को। जॉन यूएसए का रहने वाला था, क्योंकि यूएसए का रहने वाला इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो डॉलर्स में पेमेंट आएगी, और जब भी डॉलर्स में पेमेंट आएगी तो फेमा के नियम लग जाते हैं। अब आपको दो चीजें तो पहले थी शेयर सर्टिफिकेट प्लस SH4 प्लस फेमा कंप्लायंस का एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ये तीनों डॉक्यूमेंट कंपनी के पास गए और कंपनी ने फिर भी रिफ्यूज कर दिया ट्रांसफर करने से।
ये देखिएगा, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया या अननेसेसरी डिले किया इन एंटरिंग द ट्रांसफर, आप अपील फाइल कर सकते हो। अगर आप ट्रांसफरी हो, ट्रांसफरी, तो अपील किसके पास? सेक्शन 58 में। और अगर अदर देन ट्रांसफरी हो तो अपील किसके पास? 59 के अंदर। ठीक है, दोनों जगह अपील ट्राइब्यूनल पे ही जाएगी। मतलब ट्रांसफरर अपील कहां फाइल करेगा? 59 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा। राम शेयर ट्रांसफर करना चाहता है जॉन को, शेयर सर्टिफिकेट गया, SH4 गया, फेमा कंप्लायंस नहीं गया, नहीं गया तो ट्रांसफर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था। कंपनी ने गलती से फिर भी ट्रांसफर को रजिस्टर्ड कर दिया, तो देखिएगा गलती से ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो गया है, गलती से ट्रांसफर रजिस्टर्ड हो गया है। अब ट्राइब्यूनल के पास कौन जा सकता है? ट्रांसफरर भी जा सकता है और खुद कंपनी भी जा सकती है। भाई गलती हो गई तो आत्मसमर्पण नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तो इसलिए कंपनी भी जा सकती है, कंपनी भी जा सकती है कि सर गलती हो गई। इनफैक्ट आरबीआई भी जा सकता है, क्योंकि फेमा के नियमों का पालन नहीं हुआ है, आरबीआई जा सकता है। इनफैक्ट सेबी भी जा सकता है, क्योंकि कानून का पालन नहीं हुआ तो सेबी भी जा सकता है। तो इसलिए 59 में ट्रांसफरर वर्ड नहीं लिखा, 59 में लिखा है एनी अदर पर्सन, यानी कि कंपनी भी हो सकती है और ट्रांसफरर भी हो सकता है, सेबी भी हो सकता है, आरबीआई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बात समझ आई? चले और आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइब्यूनल के पास अधिकार क्या है? अगेन वही के वही जो अभी 58 में बात की। ट्राइब्यूनल पहले तो उठा के भगा सकता है। दूसरी बात, कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि इस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करो, और अगर ये वाली डायरेक्शन दे दी गई कि इस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करो तो ये ट्रांसफर सही में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए विद इन 10 डेज। तीसरी बात, अगर मान लीजिए गलती से नाम लिखा गया है तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर किया जा सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर भी किया जा सकता है। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन 61, मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का ऑल्ट्रेशन कब कब कैसे कैसे हो सकता है? जी, कैपिटल क्लॉज का ऑल्ट्रेशन कब कब कैसे कैसे हो सकता है। अब लॉ क्या कहता है इस बारे में समझिएगा। लॉ कहते हैं जी ऐसा है, कैपिटल क्लॉज में तीन चीजें होती हैं। जो कंपनी के मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, एक होता है नॉमिनल वैल्यू, फिर आता है अमाउंट। अब इन तीन में से कोई भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुआ तो इसे ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज कहते हैं। कैसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए कंपनी अपनी कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है नए शेयर से, यानी कि यहां पर कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है मान लीजिए 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹1 करोड़, जिसमें से ऑलरेडी इशूड थे 9 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹90 लाख। अब कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाहती है 20 लाख के, नहीं कर सकती, पहले कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू है ₹1, कंपनी इसे करना चाहती है ₹10, तो इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू है ₹10, कंपनी उसे करना चाहती है ₹5, इसे कहते हैं सब डिवाइडिंग। देखो जी, कुछ जहां पे तीनों चेंज हुई इक्वेशन, बस चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। फिर कंपनी कैंसलेशन करना चाहती है अनइश्यूड शेयर का। अनइश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है समझिएगा। अनइश्यूड शेयर कैपिटल, अनइश्यूड शेयर कैपिटल कहां गया अनइश्यूड शेयर कैपिटल, समझिएगा। ये कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 मतलब 5 करोड़। कंपनी ने इशू किए हैं शेयर 50 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 मतलब 5 करोड़ के, इशूड भी कर चुकी है। अब कंपनी ने इशू किए परंतु पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 47 लाख शेयर। हाँ जी, 47 लाख शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, यानी कि 4 करोड़ 70 लाख। तो पब्लिक से अनसब्सक्राइब कितना रहा? 3 लाख। कंपनी के दिल पे लगी बात। क्यों? कंपनी ने कहा मतलब हमारी इज्जत इतनी भी नहीं है कि हमने 50 लाख शेयर इशू किए तो पूरे 50 लाख ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्या हमारी इज्जत इतनी भी नहीं है? तो इसलिए अगर इतनी भी नहीं है तो हम अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को 3 लाख से हमेशा के लिए कम कर देते हैं और ऑथराइज शेयर कैपिटल भी हमारी 47 लाख हो जाएगी। इसे कहते हैं कैंसलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड या अनइशूड शेयर कैपिटल, जो इशू नहीं हो पाए पब्लिक को।
यहाँ पे भी कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन हुआ, यस यहाँ पर भी हुआ। और फिर एक होता है जब शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बताया था ना कि शेयर्स स्टॉक में कन्वर्ट होंगे तो नंबर ऑफ शेयर और नॉमिनल वैल्यू हट जाएगा, तो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ठीक है जी। चले, रिक्वायरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ में आरओसी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कितने दिन में, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को। अच्छा एक चीज यहां पर कर लेना, यहां पर अब एक चीज कर लेना, इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को ऑर्डिनरी हटा दो, इसे स्पेशल कर देना, इसे क्या कर देना आप, स्पेशल रेजोल्यूशन कर देना। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी। कौन सी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी? हालांकि सेक्शन 61 के अंदर केवल रेजोल्यूशन ही लिखा है, बट आईसीआई जो कह रहा है उसका व्यू भी एक्सेप्टेबल है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर के साथ मिलकर अगर वो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब यही इंटरप्रिटेशन जा रहा है, तो ठीक है। मगर अभी तक भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल लाइफ में पास हो रहा है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात है, बट फिलहाल कोई बात नहीं, आप स्पेशल रेजोल्यूशन लिखिएगा, जो आईसीआई कह रहा है बस वही चलिएगा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेके ही चलिएगा इसे। और आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। अब आता है मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेक्शन 62, मतलब फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। अब ये फर्दर इशू ऑफ शेयर्स क्या कहता है जी? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स मतलब राइट शेयर्स की बात कर रहा है ये। राइट शेयर्स के बारे में कहता है कि जब भी शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाएंगे, मतलब जब भी नए शेयर्स इशू किए जाएंगे तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी पहली बार तुमने शेयर इशू कर दिए, उसके बाद जब भी अगले शेयर आएंगे तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछोगे हाँ जी शेयर लेने हैं, अगर वो कहेंगे ना तभी जाके नए शेयर होल्डर के पास जाओगे, अदरवाइज नहीं। अब उनकी ना कैसे निकलवाओगे? उनसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के। जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब तक आप नए शेयर होल्डर के पास नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका देना पड़ेगा। हाँ, मौका कैसे दोगे? मौका दोगे उनको एक नोटिस देकर। उस नोटिस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाएगा कि बताइए क्या आप ये शेयर एग्जिस्टिंग शेयर्स लेना चाहते हैं। इनको नोटिस में कम से कम 15 और मैक्सिमम 30 दिन दिए जा सकते हैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, परंतु ये 15 दिन की लिमिट को कम किया जा सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 90% ऑफ द मेंबर्स अपनी कंसेंट दे देते हैं तो इसे 15 दिन से कम किया जा सकता है। ठीक हो गई इतनी बात। दूसरी बात, इस नोटिस में स्पेसिफाई भी किया जाएगा कि कितने दिन के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है, ये भी हो गया। अगली बात, हाँ जी, नोटिस के अंदर ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने इन जो भी हम आपको दिन दे रहे हैं, मिनिमम 15 से मैक्सिमम 30 दिन का जो भी हम समय दे रहे हैं, ज्यादातर कंपनियां 30 दिन दे देती हैं वैसे, अगर आपने इस पीरियड में एक्सेप्ट नहीं किया इस ऑफर को तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफर आपकी तरफ से डिक्लाइंड हो चुका है, ये ऑफर आपकी तरफ से मना है, अब आप राइट शेयर्स के लिए नहीं लेना चाहते। इसके अलावा नोटिस में एक और चीज दी जाएगी, वो ये कि शेयर होल्डर को ये भी कहा जाएगा कि शेयर होल्डर अगर आप ये शेयर खुद नहीं लेना चाहते तो आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम आपको ये भी सुविधा देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जा रही है तो ठीक है ना, फिर कंपनी को नए शेयर होल्डर बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग से कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। तो इसलिए हो सके तो आप अपनी किसी दोस्त रिश्तेदार वगैरह को ये शेयर ट्रांसफर कर दीजिए, इसे कहते हैं रिनाउंसमेंट। ठीक है जी, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, ये नोटिस कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, कुरियर के थ्रू या किसी भी और मोड से भेजा जा सकता है जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी रहे कि हाँ ये भेजा गया था। सभी के सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम से कम 3 दिन पहले, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू, यानी कि बिफोर द, क्योंकि 3 दिन पहुंचने में भी तो लगेंगे ना, तो डिस्पैच ऑफ नोटिस जो है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन पहुंचने में भी लगेंगे। तो इसलिए फिर उसके बाद 15 से 30 दिन का ओपनिंग ऑफ इशू, मतलब 15 या 30 दिन का जो पीरियड है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द इशू कहलाएगा वो। तो फॉर एग्जांपल 16 दिन का टाइम पीरियड दिया तो ओपनिंग ऑफ इशू से लेकर क्लोजिंग ऑफ द इशू तक 16 दिन का समय है, ठीक है ना। चले, अब उसके बाद लॉ मेकर क्या कहते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में, कि देखो जी हमने अब राइट शेयर्स की तो बात कर ली कि जब भी नए शेयर्स आएंगे तो हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाएंगे, परंतु कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहां पर नए शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना देकर नए शेयर होल्डर को दिए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। अच्छा, वो सारी परिस्थितियां कौन है? वो सारी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, जिनमें से पहली परिस्थिति है ईसॉप्स। अब आया ईसॉप्स, अभी तक स्वेट इक्विटी, अब आया ईसॉप्स। कंपनी अपने एक सर्टेन लेवल से ऊपर के सभी इंप्लॉइज को शेयर्स दे रही है, जिसे ईसॉप्स कहते हैं। तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी इसके लिए, और
प्रोवाइडेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए कंपनी गई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, हाँ जी शेयर ले लो, उन्होंने कहा हमें नहीं लेने, तो फिर कंपनी ने कहा अलाउ करो कि हम नए शेयर होल्डर बना सके, उन्होंने कहा अलाउ है, जाओ नए बना लो, जी लो अपनी जिंदगी। कंपनी ने कहा कि भैया एक काम करो, पहले अप्रूवल तो दो। अप्रूवल कैसे आएगी? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। परंतु जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने जाओगे तो वो एक चीज जरूर पूछेंगे, हमें बता दो कि कंपनी का एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए और तुम कितने पे इशू करने जा रहे हो, मतलब जो नए शेयर होल्डर है उनको क्या बेनिफिट देने जा रहे हो। ये कौन पूछेगा? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जरूर पूछेंगे कंपनी से। ओह अच्छा, तो यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये बात जरूर पूछेंगे। इसके लिए कंपनी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एक रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ेगी जिसमें लिखा जाएगा कि एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू इतनी बनती है और हम ये शेयर इतने में इशू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तीसरी बात, मान लीजिए कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस बात के लिए मान गए थे कि हम ही ये शेयर लेना चाहेंगे, परंतु उनमें से इक्का दुक्का कमले बावले हर जगह होते हैं, तो उनमें से इक्का दुक्का ने मना कर दिया कि भाई हम ये शेयर नहीं लेना चाहते, तो उठा के कंपनी फिर उन शेयर्स को बिना एसआर के पास के रिक्वायरमेंट के उनको नए शेयर होल्डर को इशू कर सकती है। तीसरी बात, जब जब कंपनी मान लीजिए कन्वर्टेबल डिवेंचर या कन्वर्टेबल लोन इशू करती है, तो फिर कंपनी जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनके बदले में नए शेयर्स इशू कर सकती है। अभी हम पढ़ेंगे, अगला सेक्शन आएगा 62 सबसेक्शन 3। मान लीजिए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टेबल लोन है, परंतु वो इशू किसके किए गए थे? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टेबल लोन इशू किए गए थे और डिफॉल्ट हो गया, तो गवर्नमेंट को इशू किए गए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर और लोन को भी गवर्नमेंट नए शेयर्स में इशू करवा सकती है, नए शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकती है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है। कहां पर? 62 सबसेक्शन 4 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कंपनी अगर मान लीजिए कंपनी के शेयर फॉरफिट होते हैं, तो फॉरफिट होने के बाद कंपनी जब नए शेयर री इशू करती है, उन्हीं शेयर को फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है, तो वो भी नए शेयर होल्डर को कंपनी कर सकती है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, तो यहां हमारा आता है सेक्शन 62 का पोर्शन खत्म होता है। अब हम आगे वाला पोर्शन जो है ये अब अगली क्लास के अंदर खत्म करते हैं, और अगली क्लास में शेयर्स खत्म हो जाएगा और शेड्यूल के मुताबिक जो अगला टॉपिक है वो शुरू भी हो जाएगा अगली क्लास के अनुसार। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।